नमस्कार दोस्तों। तो कहानी का दूसरा भाग इस तरह है। सुपरिटेंडेंट क्वाल्योव उस दिन कुछ जल्दी ही उठ गया। उठते ही उसने होठों से आवाज़ निकाली, बर्र, जो वह हमेशा ही नींद खुलने पर करता था। हालांकि उसे इसका कारण ज्ञात नहीं था। क्वाल्योव ने एक अंगड़ाई ली और उसने मेज पर रखा हुआ छोटा आईना उसके हाथों में देने का हुक्म दिया। वह उस मस्से को देखना चाहता था जो कल शाम को अचानक उसकी नाक पर उग आया था, मगर उसके होश फाख्ता हो गए यह देखते ही कि नाक के स्थान पर एक चिकनी सफाचट जगह है। घबराकर उसने फौरन तौलिया और गर्म पानी लाने की आज्ञा दी। तौलिए से आंखें भली भांति पोंछकर दोबारा देखा, बिल्कुल ठीक, नाक थी ही नहीं। उसने हाथ से खुद को चिकोटी काट कर देखा, कहीं नींद में तो नहीं है। पता चला कि पूरी तरह जागा हुआ ही है। सुपरिटेंडेंट क्वाल्योव उछलकर पलंग से नीचे आ गया। उसने भली प्रकार अपने आप को झटका, नाक गायब। उसने तत्काल कपड़े पहने और पुलिस के बड़े अफसर के पास लपका। मगर क्वाल्योव के बारे में कुछ कहना आवश्यक है, जिससे पाठकों को कुछ अंदाज़ा हो जाए कि यह सुपरिटेंडेंट था किस किस्म का। जिन सुपरिटेंडेंटों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बलबूते पर यह पदवी मिलती थी, उनका इन सुपरिटेंडेंटों से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता जो कॉकेशस में बनाए जाते थे। यह दोनों किस्में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। विद्वान सुपरिटेंडेंट, मगर रूस इतना अद्भुत देश है कि यदि किसी एक सुपरिटेंडेंट के बारे में कुछ कहा जाए तो सभी सुपरिटेंडेंट रीगा से लेकर कमचातका तक उसे अपने ही बारे में समझेंगे। यही हाल अन्य पदवियों और उपाधियों का भी है। क्वाल्योव कॉकेशस वाला सुपरिटेंडेंट था। वह 2 साल पहले ही इस उपाधि से विभूषित हुआ था और इसीलिए 1 मिनट भी उसके बारे में भूलता नहीं था। और तो और स्वयं को सम्मान एवं वजन देने के उद्देश्य से वह अपने आप को कभी भी सुपरिटेंडेंट नहीं कहता, बल्कि मेजर कहता था। सुनो प्यारी, वह अक्सर कमीज़ का अग्रभाग बेचने वाली बुढ़िया से सड़क पर टकराने पर कहता, तुम मेरे घर आ जाना, मेरा फ्लैट सादोवाया रास्ते पर है। किसी से भी पूछ लेना कि मेजर क्वाल्योव कहाँ रहता है, कोई भी बता देगा। किसी चिकनी परी से टकराने पर फुसफुसाता, मेरी जान, मेजर क्वाल्योव का फ्लैट पूछ लेना। इसीलिए अब हम भी इस सुपरिटेंडेंट को मेजर ही कहेंगे। मेजर क्वाल्योव को हर रोज़ नेव्स्की एवेन्यू पर टहलने की आदत थी। उसकी कमीज़ की कॉलर हमेशा साफ और इस्त्री की हुई होती थी। उसके गलमुच्छे ऐसे थे जैसे पुराने ज़मींदारों के, वास्तुशिल्पियों के, सेना के डॉक्टरों के, कई पुलिस अफसरों के और आमतौर से उन सभी आदमियों के होते हैं जिनके गाल भरे भरे गुलाबी गुलाबी होते हैं और जो ताश के खेल में माहिर होते हैं। ये गलमुच्छे गालों के बीचों बीच से होकर सीधे नाक तक पहुंचते हैं। मेजर क्वाल्योव कई तमगे लटकाए रहता था, राज चिन्ह वाले और ऐसे भी जिन पर खुदा रहता था बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार आदि। मेजर क्वाल्योव अपनी गरज से पीटर्सबर्ग आया था। मौका लगे तो वह अपने पद के अनुरूप स्थान लपकना चाहता था, उपराज्यपाल का या किसी महत्वपूर्ण विभाग में कमिश्नर का। मेजर क्वाल्योव शादी के खिलाफ तो नहीं था, मगर वह शादी तभी करना चाहता था जब दुल्हन 2000 का दहेज लेकर आए। तो अब पाठक समझ गए होंगे कि इस मेजर की क्या हालत हुई होगी जब उसने देखा कि उसकी सुंदर और पतली नाक के स्थान पर एक फूहड़ सफाचट समतल मैदान है। दुर्भाग्य देखिए कि सड़क पर एक भी गाड़ीवान नजर नहीं आया और उसे रूमाल में अपना चेहरा छिपाकर पैदल ही चलना पड़ा, यह दिखाते हुए कि जैसे उसकी नाक से खून बह रहा हो। शायद यह मेरा भ्रम हो, वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नाक ही गायब हो जाए। ऐसा सोचते हुए वह चॉकलेट गोलियों की दुकान में इस इरादे से घुसा कि आईने में अपना चेहरा देख सके। सौभाग्य से दुकान में कोई नहीं था। नौकर छोकरे कमरे धोकर कुर्सियां सजा रहे थे। कुछ नौकर उन्नीदी आंखों से ट्रे में केक पेस्ट्रियां सजाकर ला रहे थे। मेजों और कुर्सियों पर कॉफ़ी के धब्बे पड़े पुराने अखबार पड़े थे।
शुक्र है खुदा का कि यहाँ कोई नहीं है, वह बुदबुदाया। अब आराम से देख सकूंगा। वह दबे पैर आईने के पास पहुंचा और अपना चेहरा देखने लगा। शैतान जाने क्या मुसीबत है, वह थूकते हुए बड़बड़ाया। नाक की जगह पर कुछ और ही होता, यहाँ तो एकदम सफा चट है। निराशा से होंठ काटते हुए वह दुकान से बाहर निकला और अपनी आदत के विपरीत उसने निश्चय किया कि वह न तो किसी की ओर देखेगा और न ही मुस्कुराएगा। अचानक एक घर के दरवाजे पर वह मानो बुद्ध बन गया। उसकी आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटी जो समझाई नहीं जा सकती। दरवाजे के सामने एक बंद गाड़ी रुकी। गाड़ी के दरवाजे खुले, चेहरा नीचा किए, वर्दी पहने एक भद्र पुरुष बाहर की ओर उछला और सीढ़ियों पर लपक लिया। कवालियोव के भय और आश्चर्य का पारावार न रहा जब उसने देखा यह तो उसकी अपनी नाक थी। इस अभूतपूर्व दृश्य से उसके सामने सब कुछ घूमने लगा। अपनी कांपती हुई टांगों पर काबू पाते हुए उसने निश्चय किया, चाहे जो भी हो वह उसके गाड़ी में वापस आने का इंतज़ार करेगा। वह यूं थरथरा रहा था मानो तेज बुखार में हो। 2 मिनट बाद सचमुच ही नाक वापस आई। वह सुनहरे धागों में सुशोभित विशाल सीधी कॉलर वाली वर्दी में थी। उसने पतलून पहन रखी थी, कमर में थी तलवार, टोपी पर जड़े फुंदे से प्रतीत होता था कि वह उच्च श्रेणी का अफसर है। ऐसा जान पड़ता था कि वह किसी से मिलने आया है। उसने दोनों ओर देखा और गाड़ीवान से कहा, चलो, और बैठकर चला गया। बेचारा कवालियोव पगला गया। वह नहीं जानता था कि इस विचित्र घटना के बारे में सोचे तो क्या सोचे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह नाक जो कल तक उसके चेहरे पर बैठी थी, हिलडुल नहीं सकती थी, अचानक वर्दी पहन ले। वह गाड़ी के पीछे भागा, जो सौभाग्यवश कुछ ही दूर जाकर कजान्स्की चर्च के सामने रुक गई। वह चर्च की ओर लपका। उन निर्धन बूढ़ियों की कतार के बीच से होकर जिनके चेहरों पर पट्टियां बंधी थीं और आंखों के लिए सिर्फ 2 झिर्रियां थीं और जिन पर वह पहले हंसा करता था, वह चर्च में घुसा। भक्तजनों की संख्या काफ़ी कम थी। वे सब प्रवेश द्वार के निकट ही खड़े थे। कवालियोव इतना परेशान था कि उसमें प्रार्थना करने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। वह सभी कोनों से आंखों से इस भद्र पुरुष को तलाशता रहा। वह सभी कोनों में आंखों से इस भद्र पुरुष को तलाशता रहा। आखिरकार उसने उसे एक ओर खड़े हुए देख ही लिया। नाक ने लंबी ऊंची कॉलर में अपना चेहरा छुपा लिया और बड़े श्रद्धा भाव से प्रार्थना में लीन था। उसके पास कैसे जाऊं? कवालियोव सोचने लगा। सभी लक्षणों से, वर्दी से, टोपी से दिखाई दे रहा है कि वह उच्च श्रेणी का अफसर है। शैतान जाने पहुंचूं कैसे वहां? उसने उसके निकट जाकर खांसना शुरू कर दिया, मगर नाक ने 1 मिनट के लिए भी अपनी श्रद्धालु मुद्रा छोड़कर उसके अभिवादन पर ध्यान नहीं दिया। आदरणीय महोदय, कवालियोव ने भीतर ही भीतर साहस बटोरते हुए कहा। आदरणीय महोदय? क्या चाहिए? नाक ने मुड़कर पूछा। मुझे ताज्जुब है आदरणीय महोदय, मेरा ख्याल है आपको अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। अचानक मैं आपको पाता हूँ। कहाँ? चर्च में। आप भी मानेंगे। माफ़ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। ठीक से समझाइए। कैसे समझाऊँ? कवालियोव ने सोचा और साहस बटोर कर बोला। बेशक, मैं मेजर हूँ। मुझे नाक के बगैर चलना, आप भी मानेंगे, यह अशिष्टता है। किसी दुकानदारिन के लिए जो वज़्नेसेंस्की पुल पर बैठकर संतरे बेचती है, बगैर नाक के बैठना संभव है। मगर गौर कीजिए, मेरी तरक्की, कई महिलाओं से मेरे घनिष्ठ संबंध हैं, चेख्तारेवा उच्च अधिकारी की पत्नी और भी कई। आप ही इंसाफ कीजिए, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ आदरणीय महोदय। ऐसा कहते हुए कवालियोव ने अपने कंधे उचका दिए। माफ़ कीजिए, अगर इस बात पर कर्तव्य और सम्मान के नियमों की तरह गौर किया जाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, नाक ने जवाब दिया। ठीक से समझाइए आदरणीय महोदय। मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और फिर हमारे बीच कोई निकट संबंध हो भी नहीं सकता।
आपके कोट के बटनों को देखकर ही पता चलता है कि आपका ओहदा मुझसे अलग है। इतना कहकर श्रीमान नाग ने मुंह फेर लिया और प्रार्थना में लीन हो गया। कवाल्योव उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या करे और क्या सोचे। इसी समय किसी महिला के वस्त्रों की मीठी सी सरसराहट सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र की महिला निकट आई, झालर वाली पोशाक पहने और उसके साथ ही कमर पर तंग होती पोशाक और ढीली ढाली टोपी पहने एक कमसिन सुंदरी। उनके पीछे पीछे आया बड़े बड़े कल्लों वाला और 10-12 कॉलर चिपकाए एक सेवक। कवाल्योव उनके निकट खिसका। उसने अपनी कमीज की कॉलर बाहर निकाली, अपने कोट पर सुनहरी जंजीर में लटक रहे तमगों को ठीक किया और मुस्कुराते हुए नव युवती पर नजर डाली जो बसंती फूल की तरह हौले से झुककर सफ़ेद दस्ताने वाला अपना हाथ माथे तक ला रही थी। कवाल्योव के मुख पर मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई जब उसने टोपी के नीचे से उसकी गोरी हड्डी और बसंत के पहले गुलाबों की छटा वाले उसके गाल का एक भाग देखा। मगर तभी वह उछल पड़ा मानो जल गया हो। उसे याद आ गया कि उसके चेहरे पर नाक के स्थान पर कुछ भी नहीं है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुड़कर वर्दी वाले महानुभाव से साफ साफ कहना चाहा कि वह सिर्फ उच्च अफसर होने का ढोंग कर रहा है, मगर है वह झूठा और धोखेबाज और वह सिवाय उसकी नाक के कुछ भी नहीं है। मगर नाक वहाँ थी ही नहीं। शायद वह किसी और से मिलने चली गई थी। अब तो कवाल्योव बुरी तरह तैश में आ गया। वह पीछे सरका और 1 मिनट के लिए स्तंभों के पास रुककर उसने ध्यान से देखा कि कहीं नाक तो दिखाई नहीं दे रही। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके सिर पर फुंदने वाली टोपी थी और उसके कोट पर सुनहरी कढ़ाई थी, मगर उसके ओवरकोट को नहीं देख पाया था और न ही देख पाया था उसकी गाड़ी का रंग, न घोड़ों का रंग। यह भी नहीं देखा था उसने कि गाड़ी के पीछे कोई सेवक था या नहीं। फिर रास्ते पर इधर उधर इतनी सारी गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से जा रही थीं, उन्हें पहचानना मुश्किल था। मगर यदि पहचान भी जाता तो उन्हें रोकना असंभव